आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आज का प्रोग्राम जाहिर सी बात है हम जम्मू कश्मीर की सियासत, मुल्क के हालात और सारे के बीच में सियासी जमातों के तजर्बों पर नज़र डालेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम तकरार ही रहेगा, तकरार की बात सनम के साथ ही रहेगी। और तकरार में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के रियासी सदर गुलाम अहमद मीर साहब। हम वक्त ज़ाया किए बिना सीधा बात करते हैं, सवाल हम पूछेंगे, जवाब अपने केस की पैरवी ये खुद करेंगे और इस सवाल जवाब के सिलसिले में जो कुछ निकल कर आता है उसका फैसला अवाम करेगी। तो मीर साहब, खुशामदीद आपका हमारे प्रोग्राम तकरार में। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, कांग्रेस जमात ने कश्मीरियों के साथ लोगों का इल्ज़ाम हमेशा दगाबाजी की है। 47 हो, 72 हो, 91 हो, 96 हो या 2016 हो या 2018 हो, दगाबाजी कांग्रेस की बार बार क्यों कश्मीरियों के साथ रही? ये एक परसेप्शन है और कुछ सोसाइटी के या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कुछ एक परसेंटेज है जो इस तरह का महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज हिस्ट्री तो ये कहती है कि जो कुछ आज रियासत जम्मू कश्मीर आईनी तौर पर एंजॉय कर रही है या अवेल कर रही है, वो उसकी देन सारी कांग्रेस पार्टी। मैं रोकना चाहूँगा आपकी देन। आपने कहा 1947 टू नेशन थ्योरी थी, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग थे, इन्होंने हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया, कांग्रेस को एक्सेप्ट किया, उसके बदले में आपने इनकी ऑटोनॉमी छीनी। 72 में 72 में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड होता है, एक तरह से फिर कुछ वादे किए जाते हैं। 75 में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड होता है, कुछ वादे होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं, जीपी पार्था साथी जो कुछ भी उस पर आता है, उसके बाद उन पे अमल दरामद नहीं होता है। 91 में कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं, बर्किना फासो से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस कांग्रेस के लीडर कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ये भी उन्हीं का बयान है, शॉर्ट ऑफ आज़ादी। और उसके बाद 2008 के जो वाक़ात आते हैं उसमें एक बार फिर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार होती है, जहाँ पे इंटरलोक्यूटर्स को भेजा जाता है, दूसरे लोगों को भेजा जाता है, लेकिन किसी पे अमल नहीं किया गया। इससे बड़ी दगाबाजी, पीठ पीछे वार और कौन जमात कर सकती है? ये एक दिन का जवाब देने के बराबर आपका सवाल है, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री इन्हीं 4-5 इवेंट्स पर है। 1947 की बात है कि जब कश्मीर ने चूज़ किया हिंदुस्तान के साथ रहने का, जिन भी कंडीशंस पर रहा है, मगर उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी ही बरसर इक़्तिदार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और उस हिंदुस्तान के साथ जाने के अवज़ में ही आप एक सेपरेट स्टेट, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग झंडा लेकर के भारत के 30 रियासतों में एक बिल्कुल आइडेंटिफाइड अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अलग है, आपका झंडा अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सारा अपना डिफरेंट है। वो तो तब से लेकर जो तब की कंडीशन थी वो बराबर आज तक चल रही है। 1975 तक की आपने बात लाई, यह हकीकत है कि उससे पहले जो वाक़ात हुई हैं, और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अवामी नुमाइंदगी की थी जिस तरह से भी हो सका उनको। अल्टीमेटली ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर टिल 1975 और कोई उसके मुकाबले में नहीं था, और उनको टेबल पर लाया गया, बातचीत का ही ज़रिया इख्तियार किया गया, और बातचीत के ज़रिए जो चीज़ें तय हुई वो बाज़ाब्ता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के ज़रिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए गए, जिसके बुनियाद पर 1977 का इलेक्शन हुआ और शेख साहब थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ लोगों ने उसमें स्टैंप डाल दिया, और उस महादे में कोई एक सिंगल आयोटा भी मरकज़ी सरकार ने इंदिरा जी की क़यादत में ऐसा पीछे नहीं रखा जो शेख साहब ने उस वक़्त कहा था। उसी में आर्टिकल 93 आपको पता है क्या है? आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। आपको उसी में शिक नंबर 93 है, कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, कश्मीर का अपना। 75 में नहीं था, 75 की जो इंदिरा अकॉर्ड में है, बिल्कुल नहीं है। आप रिकॉर्ड लाइए, मैं गूगल पे यही सर्च किया। पहले वो गूगल छोड़ दीजिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड लाइए, कहीं पर ऐसा नहीं था। और उस वक्त एक आइटम शेख साहब ने रखा था जो आज भी बातें उठ रही हैं कि दफ़ा 370 जो जम्मू कश्मीर को मिला था वो धीरे धीरे खोखला किया गया। खोखला करने का मतलब है कि उसके बाद में कई मरकज़ी कवानीन डायरेक्टली लागू किए गए। ये शेख साहब ने उस वक्त भी रखा,
اور اس کے لیے ان کو ایتھورائز کیا گیا ہے کہ جب آپ الیکٹ ہو کے آئیں گے آپ ان قوانین کو آئیڈینٹیفائی کیجئے جو آپ کے اسٹیٹ میں زبردستی یا بنا چاہے آئے ہوں گے، آئیڈینٹیفائی کیجئے، وڈرا کریں گے۔ اور شیخ صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد میں ڈی ڈی ٹھاکر صاحب کی قیادت میں انہوں نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے 1948 سے لے کر 1975 تک جتنے قوانین آئے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس وقت کے اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے ڈالا اور اس وقت کی اسمبلی کے ممبرز نے ان کو اپروو کیا کہ اس میں کوئی بھی ایسا قانون غلط نہیں ہے جو ہم پر بوجھ ہے، بلکہ اگر کوئی آیا ہے یا اسٹیٹ اسمبلی نے پاس کیا ہے یہ لوگوں کے ہت کے لیے۔ دیئر واز ناٹ اے سنگل مطلب ایکٹ جو واپس کر، یہ 75 تک کی بات ہوگی۔ ہاں اس کے بعد کی بات آج تک ہے، زیادہ تر ٹائم شیخ صاحب رہے، فاروق صاحب رہے، عمر صاحب رہے، بیچ میں تو تھوڑی سے ٹائم کے لیے کوئی دوسرا فیس رہا تو نیشنل کانفرنس ہی، اور کہیں نہ کہیں دلی کے ساتھ میں تال میل کے ساتھ میں۔ اب بھی جو نیشنل کانفرنس کے زبان سے تو میں نے آج تک ایسا ڈائریکٹلی نہیں سنا، انڈائریکٹلی وہ کہتے ہوں گے، مگر جو پاور میں نہیں رہے یا جن کو ابھی الیکٹڈ ہاؤسز میں آنے کا موقع نہیں ملا، اس طرح کے لوگ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار 370 بچہ کیا ہے، وہ تو کھوکھلا ہے، وہ تو نام ہے۔ ایک ذرا سا اسی 370 کا 35A ہے جو آپ کے اسٹیٹ اسمبلی کو پاورز دیتا ہے کہ آپ اپنے قوانین خود بناؤ گے۔ ابھی کسی این جی او نے، کسی پارٹی نے سپانسر کیا ہوگا، اس پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی بات کی تو ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، وہی اس 370 کا ہی ایک انگریڈینٹ ہے، وہ ذرا سا اس کے ساتھ کسی عناصر نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، سارا جموں کشمیر ایک ہوا، خاص کر کشمیر، سارے مین سٹریم اور سارے سیپریٹسٹ ایک ہوئے۔ اگر اس طرح کا کوئی چھیڑ چھاڑ اس سے پہلے بھی ہوا ہوتا 370 میں تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ مین سٹریم ہوتے، چاہے وہ دوسرے سوچ رکھنے والے تو سڑک پر آگے ہوتے۔ تب لٹریسی ریٹ اتنی نہیں تھی جتنی آج لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا آؤٹ کم ہوگا، کیا آج لوگوں کو تبھی اس پہ باہر نکلے۔ میں تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا، شیخ محمد عبداللہ نے جب ہندوستان کے ساتھ 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہوئے الحاق کیا، اس کے بدلے میں اس کو صدر ریاست سے آپ نے ہٹا کے وزیر اعلیٰ تک پہنچایا، وزیر اعظم سے اتار کے وزیر اعلیٰ تک پہنچایا، وہ کانگریس کی دین تھی۔ وہ میں شارٹ جواب دیں گے نا، آپ کا لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہے۔ 75 میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صدر ریاست اور وزیر اعظم چاہیے، 93 شکے، ہاں، اور اس میں ان کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائیے، جتنا ہمارا معاہدہ ہوا اس کو لے کر لوگوں کا مینڈیٹ لے آئیے، اور جب مینڈیٹ ملے گا آپ ہمارے پاس آئیے اور صدر ریاست اور وزیر اعظم کا بھی عہدہ آپ کو دیا جائے گا۔ تبھی وہی میں کہہ رہا تھا، اب یہ ہسٹری ہے، یہ آپ میرے سے مت پوچھیے، یہ آپ اس پارٹی کے کسی ترجمان کو پوچھیے کہ کیا شیخ صاحب پھر واپس 77 کا مینڈیٹ لینے کے بعد گئے واپس؟ ٹھیک ہے، شیخ عبداللہ نہیں گئے، فاروق عبداللہ تو اٹانومی لے کر گئے تھے، کیوں ریجیکٹ کیے؟ کانگریس کی سرکار نہیں تھی۔ اگر کانگریس کی ہوتی ہم کنسیڈر کرتے، ڈسکس کرتے، ڈیبیٹ کرتے، ڈسکشن کرتے، بات چیت کرتے، اور آج بھی کانگریس پارٹی اپوز۔ کون سی آپ نے کشمیر ریلیٹڈ کون سی چیز کو ڈسکس کیا، ڈیبیٹ کیا، کبھی کیا؟ آپ کو یاد ہے آپ نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے جب ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار بنی اس سے پہلے تو انٹرلوکیوٹر کوئی کمشنر، کوئی منتری جاتا تھا۔ جب ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار تھی اور غلام نبی آزاد صاحب یہاں چیف منسٹر بنے، سینٹر و اسٹیٹ دونوں ایک بار کانگریس کے بنے، پہلا انیشیٹو جو لیا گیا وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا، اور وہ بھی زیر صدارت وزیر اعظم، جو دیش میں آؤٹ کم، اس کا جواب، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ بات میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ذریعے سے میں تو سوسائٹی کو سنا رہا ہوں نا، جن کو پتہ نہیں۔ یہاں تو آج کہتے ہیں، آج بھی ہم کل ہوم منسٹر سے سب لوگ کہتے تھے کہ بات چیت شروع کرو، کریڈیبل بات چیت کرو۔ کریڈیبل بات چیت ہم مانگ رہے ہیں ہوم منسٹر سے، پرائم منسٹر ایک ورڈ نہیں بول رہا ہے۔ یہ ریجم ہے، وہ ریجم ہے کہ پرائم منسٹر خود دعوت دے کر کوئی بیریئر نہیں رکھتا ہے۔ ٹائم گین کرے، آپ سنیے، مین سٹریم یا سیپریٹسٹ میں انہیں کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو چٹھی اس وقت فاروق عبداللہ صاحب کو گئی، کانگریس کے صدر کو گئی، وہی اس وقت کے حریت کانفرنس کو بھی گئی، پرائم منسٹر کی طرف سے۔
उन चीज़ों को आप हिस्ट्री में रिमाइंड नहीं करते हो, याद नहीं करते हो। और प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली बुलाया कि मेरे से बात करो, कोई बीच में कोई नहीं था। मगर ये आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने उस वक्त का वो ओकेजन, जबकि वो एक गोल्डन पीरियड माना जाता था। अगर उस वक्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे सारे स्टेक होल्डर्स आए होते, डिबेट में अपने आप को इन्वॉल्व किया होता, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस रिजिम में हमें कुछ न कुछ हासिल हुआ होता। उससे पहले आपने हिजबुल मुजाहिदीन से बात की, उससे पहले आपने हुर्रियत ईरान से भी बात की, उनका आउटकम कुछ नहीं था, तो इससे क्या आउटकम था? कब आपने टाइम, आपकी जमात ने टाइम गेन के लिए बार बार कमेटियां बिठाई? सनम साहब, मतलब कोई आउटकम तो ये तो है नहीं कि मैं दुकान पर गया 100 रुपए दिया और उधर से हल्दी का 1 किलो उठाया। आउटकम डिस्कशन के बाद तब होता है जब दोनों फ्रीक इंटरेस्टेड होते हैं, सिंसियर होते हैं। आपने इंटरलोक्यूटर्स को कश्मीर भेजा, उनकी रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? इंटरलोक्यूटर्स ने कितनी रिकमेंडेशंस दी, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपॉइंटी थे, वो कोई पार्टी अपॉइंटी, पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। और जितने क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से मिले, खासकर यंगस्टर से मिले, आपको 1 दर्जन से ज़्यादा उनके रिकमेंडेशंस पर यूपीए सरकार ने यहाँ नए प्रोग्राम इंक्रीज़ किए। पानी, बिजली, सड़क मुद्दा कश्मीरी का नहीं है। पानी कश्मीरी इसके लिए तो नहीं इस वक्त मर रहा है, मर किसके लिए कश्मीरी है? अगर पानी, बिजली, सड़क का मुद्दा होता, आज का इंटरलोक्यूटर ट्रांसफार्मर दे रहा है लोगों को, तब के इंटरलोक्यूटर ने पॉलिसी दी थी, और पॉलिसीज में से कि कश्मीरी नौजवान को जो एम्प्लॉयमेंट दे दो, 1 दर्जन से नहीं, एक्सचेंज, लोगों को, नौजवानों को स्कोप देनी थी, ताकि जब तक पढ़ा लिखा समाज नहीं बनेगा, बात समझेगा नहीं, बात करेगा नहीं, तो वो भी तो एक बुनियाद था एक कौम को आगे बढ़ाने के लिए। मीर साहब इसी दौरान एक नई यहाँ पे कमेटी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक नई, जो उसमें एमपीज वगैरह भी, उसको कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी तो पार्लियामेंट में डिस्कस होनी थी, होना चाहिए था। अभी हमने उस वक्त डिमांड किया, हमने लोकसभा, राज्यसभा में डिमांड किया। 2008 में, 2005 के आसपास वो कमेटी बनी। नहीं, ये अभी आपको कमेटी तो कब बनी है, मगर अभी जब हालात यहाँ ख़राब हुए 2016 में, तो जो देश का प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ नहीं निकाल पाया, पूरा पार्लियामेंट, सारे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हंगामा मचाए कि कश्मीर में खून खराब, एक वर्ड नहीं। उसके बाद कंपल्शन करने के बाद में उनने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजी। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने जो यहाँ सबसे बात करके जो लिया था, उस पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस सरकार की बात करूँ, मैं कांग्रेस की बात करूँ, 30 सालों के बाद 90 में कश्मीर में हालात ख़राब हुए। हालात तो पहले से भी ख़राब थे, लेकिन 90 में बंदूक आई। 90 में बंदूक आने के बाद 2008 में, यानी 28 साल बाद, कांग्रेस के कानों पे जूं रेंगी, और 28 सालों बाद उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जम्मू कश्मीर के हवाले से कि वो रिकमेंडेशंस देगी। उन रिकमेंडेशंस को नहीं दी, उनने अपनी रिकमेंडेशंस कंपाइल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की, लेकिन उन पे कोई डिस्कस नहीं हुआ। कांग्रेस 2008 की बात कर रहे हैं। 1990 में जब यहाँ हालात ख़राब हुए, और उसके बाद में 91 में हमारी सरकार आई, नरसिम्हा राव जी थे। ये तो नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा, ऑफ़र दिया, जो आप अभी कोट कर रहे थे कि स्काई इज़ द लिमिट, शॉर्ट ऑफ आज़ादी, स्काई इज़ द लिमिट। आप आज़ादी कुछ भी नहीं, मगर उसके तरीके हैं कि तरीका यहाँ की सोसाइटी भी तो रेस्पॉन्स करे, यहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो रेस्पॉन्ड करे। देखिए, हमारी प्रॉब्लम है, जो मैं ज़ाती तौर समझता हूँ, हम है 12 कुली 13 मेट, हमारी सियासत को यहाँ यही हुआ। हम पहले कभी भी कश्मीर बेस कहिए या जम्मू कश्मीर रियासत बेस, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मेन स्ट्रीम है या सेपरेटिस्ट है, पहले हम लोगों को अपने रियासत के इन परेशानियों को आपस में डिस्कस करना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज सरकार में कोई है, वो एक सेगमेंट को अपने साथ लेता है पावर में बैठने के लिए। जब तक वो पावर में होते तब तक कहते हैं दिल्ली ठीक है, पावर से उतरते हैं तो दूसरे दिन गाली देना शुरू कर देते हैं, और उस चीज़ का फ़ायदा दिल्ली वाले उठाते हैं। वो हमें यहाँ डिवाइडेड देखते हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने कहा था डिवाइडेड एंड रूल। काश एक दफ़ा जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, कोई भी एक सीनियर सियासतदान हो या कोई नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हो, जो यहाँ के सियासी नज़रियात रखने वाले लोगों को पहले एक प्लेटफार्म पर। शुरुआत आप क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आप भी एक बड़ी जमात के लीडर हैं।
जमात के लीडर हैं, मगर हमसे उम्र रसीदा लोग हैं यहाँ पर, हमसे ठीक है, उनको होश नहीं आया, उनको नहीं आया। आपसे शुरुआत करते हैं, चलिए। इसीलिए आपके चैनल से ये बता रहा हूँ कि हमें दिल्ली में भी ज़्यादा मांगने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें दूसरे मुल्कों में भी जाने की नहीं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो अपने घर में है, और जिस दिन हमारे अपने घर के लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ समझ पाए, एक कॉन्सेंसस पर पहुँचे। अभी आपने देखा एक आइटम है छेड़छाड़ 35A के साथ, मेरे ख्याल से रात वाले भी, दिन वाले भी, सुबह वाले भी, शाम वाले भी एक प्लेटफार्म पर आए, एक सिग्नल चली गई पूरे मुल्क में। उसके नताइज कब आएंगे, क्या आएंगे, मगर रजिस्टर एक व्यू हुआ। ये होता है प्रेशर, बजाय इसके कि हम खून खराबा करें। हमने यूनानिमसली, मैंने रेजोल्यूशन पास किया मेरी पार्टी में, PDP ने किया, NC ने किया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग अलग तरीक़ेकार रखने वाले लोगों ने किया, सिविल सोसाइटी ने किया। सुप्रीम कोर्ट में 35A को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी गई डिफेंस के लिए। मीर साहब वक्त कम है, मैं थोड़ा सा हालात के साथ भी जोड़ना चाहूँगा, वाक़ात के साथ भी जोड़ना चाहूँगा। मोहम्मद अफजल गुरु 27 नंबर पे थे। कांग्रेस पार्टी रजीम इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार कुर्सी के लिए कांग्रेस ने 27 नंबर से उठा के उन्हें फांसी दे दी, पहले नंबर पे लाया। विदाउट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, कानूनी लवाजमात, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कांग्रेस को उस चीज़ पे आज भी एहसास नहीं है कि हम उसके लिए कौम से माफ़ी मांगी। देखिए, अगर उस वक्त वो, चूँकि हमने भी सुना है, जो ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, शिंदे आपके यूनियन होम मिनिस्टर थे, उनके कहने पे हुआ, जो भी थे, मगर बुनियादी तौर पर एक बात आप मानेंगे कि उस एक्यूज को कानूनी तौर पर पूरा मौका दिया है, उसके बाद सिस्टम अगर 27 के बजाय 18 डाउन हुआ है, उसके टेक्निकलिटीज़ क्या रहे होंगे अंदर, चूंकि वो जुडिशरी का मामला है या कायदे कानून का मामला है। जुडिशरी ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी। मैं तो आपकी बात, मैं आपका पॉइंट इतना ही, 18 डाउन उसको फांसी पर प्रायोरिटी दी गई। वही मैंने कहा है कि वो इंटरनल उसमें जो उससे पहले 17 थे, उनके क्या रहेंगे, उनके स्टेट्स हो सकता है कोई डिफेंस लिया हो फांसी लगने के बाद भी, जैसे पंजाब का वाक़ा मेरे सामने, इनके साथ ही या इनके आगे पीछे उनका भी फांसी का था। पंजाब चीफ मिनिस्टर ने कोई ना कोई तरीका निकाला जब तक वो फांसी का टाइम अवॉइड हुआ, चाहे ये कहा कि मेरा फांसी घर अवेलेबल नहीं, मेरा फांसी देने वाला अवेलेबल। तब उमर अब्दुल्ला आपके पार्टनर थे, आप कोलिशन में थे, आप एक साइड पहले चलिए, आपने एज ए कांग्रेस मुझे सवाल डाला 18 डाउन। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उसके बाद उसमें स्टेट्स का भी अपना रोल होता है या जुडिशरी के तरीके, और भी किसी ने क्या होगा। बट स्टिल मैं ज़ाती तौर मानता हूँ कि अगर वो 18 डाउन ना हुआ होता तो शायद आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछते, अवाम मेरे से नहीं पूछता। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उस एक अफजल गुरु के बाद में पिछले 3 साल में 400 से ज़्यादा मासूम इनोसेंट लोग मारे गए। क्या वो अफजल गुरु से कम थे? क्या उनको कोई कायदे कानून का मौका दिया गया? क्या उन इनोसेंट बच्चों को उन सरकारों ने, चाहे वो मोदी की सरकार थी, महबूबा की सरकार थी, जो बड़े कांग्रेस की सरकार थी, नहीं, मैं फिलहाल ये पिछले 3 साल की, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। पहले आप लोगों ने इजाद किया कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन 3 सालों की कॉन्फ्रेंस था, पहले आपने कश्मीरियों पे चलाया आंखें आपने। आप बायस होकर सीधे किसी की नुमाइंदगी के वो नहीं करें। आपने सवाल पूछा, मेरा उसका हक जवाब बनने का। 3.5 साल में 400 से ज़्यादा इनोसेंट लोग, बच्चे, मासूम बच्चे, औरतें, और वो मारे गए, ऑन स्पॉट मारे गए, कुछ जिंदा भी जलाए गए। क्या उन पार्टियों को जवाबदेही नहीं है कि अगर एक अफजल गुरु को एक कायदे कानून 11 साल का देने के बाद में एक गलती आप हम पर ठहरा रहे, सज़ा तो हुआ था, मगर ये जो 400 से ज़्यादा लोग जिनको 1 सेकंड नहीं दिया गया ये बताने के लिए मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेकसूर हूँ, कोई मौका नहीं दिया गया। नहीं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा ना, आप सरकार में थे, आप 2008 में आप सरकार में थे, 2010 में जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा लोगों ने हमें दिया। वी आर आउट ऑफ पावर। क्या उतनी सज़ा होनी चाहिए आपको? नहीं, फिलहाल अगर लोगों के नज़र से हम उसको ठीक से डील नहीं कर पाए, हम इंसाफ नहीं दे पाए, लोगों की अदालत सारी अदालतों के बाद सबसे बड़ी अदालत, उसका सज़ा अवाम ने दिया और हम आउट ऑफ पावर है।
अगर हमसे गलती हुई थी, अगर लोगों ने वो महसूस किया है। नहीं, गलती आपसे हुई या नहीं हुई, लेकिन उन वालिदैन को, उन पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे जिनके बच्चे आपके दौर इक़्तिदार में, पैलेट आपने ईजाद किया, आपने यहाँ पे कैच एंड किल किया, आपकी जमात थी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में थी। आप सुनिए, हमने 2.5 साल यहाँ हुकूमत की डायरेक्ट, कांग्रेस पार्टी ने 2005 से 2.5 साल 2007 मिडल तक, गुलाम नबी आज़ाद साहब, हम ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर हमारे उस डायरेक्ट हुकूमत के, क्योंकि हुकूमत होता ही चीफ मिनिस्टर, बाकी तो जुगाड़ होता है, और चीफ मिनिस्टर के टाइम पर अगर कहीं पर कोई इनोसेंट, कोई उस तरह से कैच एंड किल की बात या कस्टोडियल किलिंग की बात है, कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, हमने मुलव्वस लोगों को सज़ा भी दिया। बड़े बड़े IPS लोग उसमें आज भी सज़ा खाए घर में बैठे हैं। मुझे आप बताइए, उस गुलाम नबी आज़ाद के, मैं आज़ाद साहब के टेन्योर की बात नहीं करूं, मैं उसके बाद की बात करूं। उमर अब्दुल्ला की सरकार में आप बराबर के हिस्सेदार थे। इशारा दे रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर होता है, आपसे लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, हम वहीं की बात करेंगे। मैं ठीक है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, जिन्होंने आपको सवाल दिया उन्हीं को मैं जवाब दे रहा हूं। मोटे तौर पर सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर। हिस्सेदारी आपकी नहीं थी। हिस्सेदारी क्यों कोलेशन करते हैं आप? जब आपकी हिस्सेदारी नहीं है, जब आपका चलता नहीं है, कोलेशन क्यों करते हैं? ये नहीं, ये तो एक निज़ाम को चलाने के लिए रोज रोज चुनाव, निज़ाम के लिए आप गलत भी करेंगे। निज़ाम नहीं, गलत आपके उस दौर इक़्तिदार में अगर लोग मरे हैं, आप हिस्सेदार हैं। नहीं, जितना उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है, इतने आप भी जिम्मेदार हैं, जितना कांग्रेस जिम्मेदार है। उसमें कोई इनकार नहीं करता है। अगर आप कोलेशन में है, कोलेशन की क़यादत में भी कोई विजिबल मिस्टेक हुई तो कुदरती बात है, उसकी जिम्मेदारी तो होती है, मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ। मगर जब आपने कांग्रेस की बात कही, हमने कहा हमें पिछले 30 साल सईद मीर कासिम साहब के छोड़ने के बाद सिर्फ आज़ाद साहब के 2.5 साल मिले हैं यहाँ में एक जुगाड़ में। उन 2.5 सालों में अगर कहीं पर पिछला पेंडिंग कोई मामला था या हमारे पीरियड में हुआ, उसका बाज़ाब्ता हिसाब किताब, वो कांग्रेस का एक सैंपल था। मैं अब वक्त इख्ताम पजीर होने जा रहा है। हालिया इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन कश्मीर में हुए, क्या सही समय था, सही मौका था, सही कांग्रेस का फैसला था? देखिए, समय सही नहीं था, हालात सही नहीं थे इलेक्शन के लायक। उस चीज़ का हमने प्रॉपर क्वार्टर्स को प्रॉपर फॉर्म्स में एज ए पार्टी हमने बता दिया। मगर उसके बावजूद अगर ये चुनाव लाद दिया गया, ये तो एक किस्म से बाई कंपल्शन ये चुनाव स्टेट पर, सोसाइटी पर लाद दिया गया, जबकि पहले तैयारी करनी चाहिए था, लोगों को तैयार करना चाहिए था, जो सारे लोगों ने कहा था। बट उस सब कुछ करने के बाद में कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे के साथ सामने आई कि अगर हम भी ना आते तो इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जिसके लिए बड़े बड़े लोग यहाँ रीजनल पार्टियाँ कहते हैं कि हम सेकुलर ताकत हैं, हम क्रिमिनल फोर्सेस को रोकने के लिए, ये बुनियादी सतह के इंस्टीट्यूशंस थे, छोटे छोटे यूनिट्स। अगर यहाँ पर हम उनको खुला ट्रैक छोड़ देते तो शायद एक हमारी गलती से आने वाले 50 साल तक। मीर साहब, यूजुअली आप लोग कम्युनल फोर्सेस की बात करते हैं, बहरहाल उस पार कांग्रेस कितनी भी डेमोक्रेटिक हो, लिबरल हो, वो अलग बात है, लेकिन कश्मीरी का कहना है कि कांग्रेस भी यहाँ कम्युनल हो जाती है, वही कुछ करती है जो दिल्ली की मंशा होती है, यहाँ की लीडरशिप भी वही करती है। ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, यही मैंने कहा, एक परसेंटेज है समाज में जिनका ये एक परसेप्शन बना हुआ है। अब मुझे ये पता है, मैं पहले अल्लाह मियाँ ने मुझे बैसित इंसान पैदा किया, फिर मैं मुसलमान हूँ, मुझे उस पर फ़ख्र है, फिर मैं कश्मीरी हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेसी हूँ, और इसलिए मेरे जिस्म में, मेरे सोच से न कोई इंसानियत पर दबाव ला सकता है, न मुसलमानियत पर, न कश्मीरियत पर। मीर साहब, आपस में आपको नहीं लगता हम कश्मीरी कहते हैं हमारे पे बहुत बड़ा जुल्म है, उस पर कभी आपका आवाज़ क्यों नहीं उठाते? यस, उसमें भी यूनिटी की ज़रूरत है। मीर साहब, शुरुआत क्यों आपसे नहीं होगी? आप तो पार्टी बिल्कुल, आपकी जमात से क्यों नहीं होगी? हमने अपने पीरियड में शुरुआत भी की, मगर मैंने आपको कई चीज़ों का इशारा दिया कि जब यहाँ पॉलिटिकल ईगोज़ होते हैं, कल महबूबा मुफ्ती सरकार में थी, हमने उसको फुल कोऑपरेशन दिया, हमने कहा आपने बड़े मैंडेट के साथ हाथ मिलाकर हमें धोखा दिया, आप बड़े मैंडेट में एक चीज़ तो लीजिए, आप सफा विड्रा करवाइए, कांग्रेस पार्टी विल सपोर्ट यू। और जब हम सरकार में थे, हम दूसरे अपोजिशन वालों को कहते थे हमारी, जब आप 35A पे रेजोल्यूशन ला सकते हैं, आप सपा पे क्यों नहीं रेजोल्यूशन ला सकते? ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आए सब लोग, कोई इशू नहीं। मीर साहब, यही तो बात है कि आप कहते हैं सब लोग आ जाए, किसी ने किसी को तो शुरुआत करनी है। व्हाई नॉट मीर साहब, व्हाई नॉट कांग्रेस? आज आपके जरिए कह रहा हूँ,
बने आल पार्टी मीटिंग, कोई सीनियर आदमी बुला ले, हमने कहाँ पीछे रखा अपने। आप बुलाएं, हम तो कल होम मिनिस्टर जैसे आदमी को गए हैं, उनको बताया आपने कि आप सपा हटाइए? नहीं, हमने जो आज के हालात थे वो बता दिए। आप सपा हटाने का तो प्लेयर रखा था पीडीपी को, जिनने एजेंडा में वो रखा था। चलिए, पीडीपी दगा कर गई कौम के साथ, दगा कर गई। अब ये सरकार 4 महीने की मेहमान है, अगली सरकार आने दीजिए, आप देखिए। आप नए इंतखाबात के लिए तैयार हैं? इंतखाबात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए तो इंतखाबात एक बेस होता है। सरकार बनाने का कुछ सोच रहे हैं? कोलिशन की बात हो रही है, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ कोलिशन हो रही है? सरकार तो बनाना ना बनाना वो आवाम के हाथ में। नहीं, आप तो इस टाइम इलेक्टेड मैंडेट्स है आपके पास, इलेक्टेड मेंबर्स आप हैं ना। किस चीज़ में? एमएलएज तो आपके लोग हैं, एमएलएज भी इस असेंबली में ना हमने दावा किया है, ना हमने किसी को सपोर्ट। अगर आपको कोई ऑफर तो करे? कोई नहीं है, ही नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं। हमने 2014 में सेक्युलर सरकार बनाने की ऑफर दी थी, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, वो ठुकराया गया था। अब जो ठुकराए लोग खुद ठोकर खा गए। इस वक्त हालात की वजह क्या है? हालात में तो ये चीज़ आ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इस असेंबली के किसी भी ग्रुप को आपस में जोड़ तोड़ करके कोई सरकार बनेगी। अब जो रास्ता बनेगा आगे अवामी नुमाइंदे से ही बनेगा, जो अवाम का फैसला होगा वही नया सरकार। मीर साहब, लास्ट पे कमेंट आपका लेना चाहूँगा, मौजूदा सूरत हाल और इससे निकलने का कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है? अरे बेउम्मीद तो कभी नहीं होनी चाहिए। हालात वर्स्ट है, एग्री करते हैं। हमारे मासूम इंसान, मासूम लोग यहाँ के मारे जा रहे हैं, रोज़ खबरें आ रही है। इससे वर्ष तो कभी नहीं हुआ 70 साल में। हम सब लोग कहते हैं हम कौम के खिदमत के लिए निकले हैं, कश्मीरियों के खिदमत के लिए निकले हैं। पहली खिदमत ये होगी हमारी कि अगर हम सब लोग मिलकर एक आवाज़ में खून खराबा बंद करें, क्योंकि जो जान जाती है वो किसी माँ बाप को वापस नहीं आती है। मीर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद मीर साहब, कांग्रेस के रियासती सदर, हमारे आज के प्रोग्राम यानी तकरार में मेरे ख़ास मेहमान थे। सवाल हमारे थे, जवाब इनके थे। इनने अपने केस की खुद पैरवी की। जो कुछ भी इन्होंने बताया आपने बराह रास्त सुना। शायद आप इनसे मुत्फिक होंगे या मुत्फिक नहीं भी हो सकते हैं, फैसला आप कीजिएगा। सिर्फ मुझे आज का प्रोग्राम यानी तकरार को ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।